क्या चीज आपको सामने नजर आ रही है? प्रोग्राम सर। ओके, बिल्कुल क्लियर है। सब बच्चे मुझे पहले ये बता दें ताकि बाद में कोई बच्चा ये ना कहे कि क्लियर नहीं था। मैसेज कर देना अगर सबको समझ आ रही है, सही नजर आ रहा है तो। जी क्लियर है, बाकी बच्चे भी बताएं। बल्कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, 1 मिनट रुके। जी हाफिज साहब आप भी बता दें। क्लियर, थोड़ा फिर भी मैं कर देता हूँ जूम। अब मजीद बेहतर हो गया होगा। अच्छा, देखें ये जो ऊपर सबसे चीज लिखी हुई है ना, इसको हम कहते हैं कि हेडर फाइल है। थोड़ा सा टॉपिक प्रैक्टिकल हो रहा है ना, तो इस वजह से हम पहले वाली तमाम चीजें थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि पेपर के ऊपर या वाइट बोर्ड के ऊपर एक चीज करवा देना और वहां पे समझाना वो एक अलग चीज होती है। कंप्यूटर के ऊपर एक एक चीज लिख के समझाना वो थोड़ी अलग चीज होती है। और मेरी जाती राय या ख्याल ये है कि कंप्यूटर के ऊपर या प्रैक्टिकल जब करवाया जाता है तो उस वक्त जो चीजें बताएं वो बच्चों को ज्यादा बेहतर याद रहती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर हम लिखते हैं ना हेडर फाइल्स, ये क्या होती हैं? ये हेडर फाइल भी हो सकती है या कांस्टेंट मैक्रोस, जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आपने लिखनी हो तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बुक मेरे सामने ओपन है। 1 मिनट रुके। ये आपका आखिरी लेक्चर होता है या इसके बाद भी एक लेक्चर होता है? ये स्क्रीन मैं दूसरी शेयर करने लगा हूँ आपसे, बुक वाली। बुक ये आ गई। अब आपके सामने बुक आने लग पड़ी है। ठीक है, तो इसमें ये जो आप लिखते हैं ना हैश डिफाइन मैक्रो नेम या कांस्टेंट वैल्यूज आप प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हम इनको क्या कहते हैं? हमारे कंपाइलर के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं? ये तो चीज हमने पढ़ी हुई है कि आपका ये जो कोड होता है ना, सोर्स कोड होता है, ठीक है, उसको कंपाइल करने से पहले एक प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब है कि ये जो आपने बिला वजह की स्पेसेस लगाई होती है ना, प्रोग्राम नजर आ रहा है ना, एक बच्चा मैसेज करके मुझे बताए। ये ना हो कि मैं आपके सामने बुक शो हो रही हो और मैं इधर समझ रहा हूँ कि प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम ही है। अब ये जो स्पेसेस होती हैं, ये इंडेंटेशन होती है। अब कंपाइलर के लिए ना ये फजूल चीजें होती हैं क्योंकि कंपाइलर ने इन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करना होता। ठीक है, तो वो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये वाली जो चीज होती है ना, ये स्पेसेस होती हैं या जो हेडर फाइल्स हमने लगाई होती हैं, उन तमाम के ऊपर ना वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ठीक है, जब वो प्रोसेसिंग कर लेता है, प्रोसेसिंग क्या होगी कि ये हेडर फाइल आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड हो जाएगी। ये स्पेसेस वगैरह जो फालतू की होंगी उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना? तो उसके बाद हम इधर क्या लिखते हैं? वाइड मेन। ये चीज पहले भी मैंने बताई हुई है कि वाइड ही आप बुक के ऊपर वाइड लिखेंगे, मगर इधर जो मैं करवाऊंगा वो इंट ही लिखाएगा। ठीक है, या आप बाकी लेक्चर्स भी जो मेरे ऑडियोस या वीडियो यूट्यूब पे सुनेंगे वहां पे इंट ही लिखाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है कि आपके प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो उसका एंटर होने का एक ही रास्ता है, दाखिल होने का एक ही रास्ता होता है, और उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताएं जी। मेन फंक्शन। ठीक है, अब बाकी जितना भी आपका काम होगा ना वो मेन फंक्शन के अंदर आप काम कर देते हैं, और इस जगह पे आप मुख्तलिफ फंक्शंस को कॉल करते हैं। कॉल करने का मतलब है कि एक इधर मैंने प्रिंट एफ को कॉल किया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो पहले दिन वाला ही फिलहाल मैं लिखूंगा, बाकी इंटीजर वगैरह पे तो बाद में हम जाएंगे। फिलहाल ये चीजें बाकी बच्चों को समझ आए जो पहले नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने अपना एक बनाया मिसाल के तौर पे नेम, और उसको कॉल कर लिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मिसाल के तौर पे, तो देखें वो क्या कहेगा। ये देखें वो क्या कह रहा है।
मेन में एक आपका एरर है, वो एरर क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन नेम, मतलब ये जो फंक्शन नेम है ना, इसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो अब मसला क्या आ रहा है कि इस फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन कैसी थी, वाइड नेम, ये चीज थी ना डिक्लेरेशन की। अब इसको मैं चलाता हूँ तो वो क्या कहेगा, अब फंक्शन को मैंने डिक्लेयर तो कर दिया है, अब वहां पे बताया नहीं है कि इस नेम ने काम क्या करना है, ठीक है। इस वजह से वो फिर मुझे ये वाला अनडिफाइंड रेफरेंस टू नेम, कि नेम ने क्या चीज एग्जीक्यूट करनी है वो मुझे पता नहीं चल रही, इस वजह से उसने ये वाला एरर शो किया है, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के कितने पार्ट्स थे, फंक्शन हेडर था, और दूसरा कौन सा था, फंक्शन बॉडी, ठीक है। इधर मैं वही चीज फंक्शन हेडर में पहले लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने कहा था कि ये वाली स्टेटमेंट जो होती है और ये वाली स्टेटमेंट तकरीबन एक जैसी ही होती है, ठीक है। बस इसके आखिर पे टर्मिनेटिंग साइन नहीं आता। ये मैंने क्या लिख दिया, ये कमेंट्स में साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। ये क्या था, फंक्शन हेडर। फंक्शन डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या होता है, फंक्शन हेडर, ठीक है। इसके बाद इधर मैं क्या लिख देता हूँ, प्रिंट एफ। जैसे ही एफ लिखूंगा ना, ये फंक्शन था तो उसने क्या कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और ये जो कीवर्ड्स है ना, या रिजर्व वर्ड्स, उसने उसको इन्होंने ना येलो कलर से वाइड इंट वाइड, वो आप देख रहे हैं, ठीक है। प्रिंट एफ आ गया। प्रिंट एफ के साथ मैं क्या लिखना चाहता हूँ, हेलो सेकेंड ईयर, और आखिर पे क्या लगाना चाहता हूँ, बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब इसको मैं करूँगा एग्जिट टर्मिनेटिंग साइन, ठीक है, बस इतना काम रखते हैं। वाइड लिख दिया तो रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखूं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल हो ना तो वो साथ साथ पूछता जाए, ठीक है। प्रोग्राम, क्योंकि थ्योरी अलग चीज होती है, प्रोग्रामिंग में साथ साथ आपको चीजें समझ आए तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। कमेंट्स में साथ या मैसेज डायरेक्ट कर दें या पर्सनल कर एवरीवन कर दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर कोई आवाज का मसला हो किसी को तो वो फौरन मुझे बता दे। तो अब इसको चला के देखते हैं कि इसको चलाने पे मुझे क्या आंसर मिलेगा। ये देखें, देखें ध्यान से देखें, मेरा जहाँ पे पॉइंटर जा रहा है ना उसके साथ साथ रहिएगा। इधर से आया फंक्शन डिक्लेरेशन, कंपाइलर ने एक देख लिया कि अच्छा ठीक है जी, एक नेम नाम का एक फंक्शन तुम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन भी तुमने सही की है, कोई सिंटैक्स एरर तुमने नहीं किया, ठीक है। और फिर फंक्शन की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, ये इस जगह से, मेन फंक्शन से, ठीक है। क्योंकि हमने चैप्टर 8 में ये चीज पढ़ी थी कि मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आप लोग भूल भी जाते हैं ना कि कहाँ पे पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। एक मिनट रुके, ये चीज देखिएगा अभी। यहाँ ये आ गई, ठीक है। कि इधर वो कहेगा, या वो खुद भी पढ़े, इनफैक्ट, एक मिनट रुके, ये देखें वो क्या कह रहा है, इनफैक्ट मेन इज द फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम बिगिंस। मतलब सी जो है वो ऐसा मतलब फंक्शन होता है जहां से हमेशा हमेशा आपके ना प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की आउटपुट स्टार्ट होती है, ठीक है। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर, आगे इधर देखें। तो अब जब मेन फंक्शन के अंदर आए ना तो पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई थी, प्रिंट एफ। और इधर वो क्या कह रहा है, हेलो वर्ल्ड। इधर मैं क्या लिख देता हूँ, चेंज करके आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ एंटरिंग मेन फंक्शन। अब देखें आउटपुट क्या है कि वो पहले लिखा है एंटरिंग मेन फंक्शन, और इधर नेम के बाद मतलब जब ये वाला कॉल होगा ना तो इसके बाद नीचे मैंने क्या चीज एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और एग्जीक्यूट कर देता हूँ बैक फ्रॉम यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक है। कि अब हम ना यूजर डिफाइंड फंक्शन से वापस आ चुके हैं।
अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, एक बार ये चीज चल जाए ना, समझा लूं, फिर इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये प्रिंट एफ चला, उसने क्या लिख देना था इधर, एंटरिंग मेन फंक्शन। उसके बाद नीचे ये मैंने क्या लिख दिया है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने लिख दिया है ना, ठीक है। तो वो इधर से क्या करेगा, वो इधर से कंट्रोल इसका काम पे भेज देगा इस जगह पे। ठीक है, उसको बता दीजिएगा कि आज का टॉपिक आप समझा दें, या जैसे भी है कासिम अली, आपके मैसेजेस मैंने पढ़े हैं अभी, तो आप फिलहाल इधर फोकस करें, तो वो बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब जब मेन फंक्शन मैंने कॉल किया है ना, तो मेन फंक्शन से क्या होता है, कंट्रोल इस जगह पे रुक जाता है, नीचे वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती, इधर रुकेगा। तो इधर से कंट्रोल कहाँ पे आ जाता है, फंक्शन डेफिनेशन, जहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है। तो फंक्शन डेफिनेशन में सबसे पहले उसका हेडर आ जाता है, कि उसके पैरामीटर्स वगैरह जो चेक करेगा, कोई पैरामीटर नहीं है, अंदर आ जाएगा। अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो सेकंड ईयर, ठीक है। तो ये चीज संचलाएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इधर मैं हेलो सेकंड ईयर की जगह क्या लिख देता हूँ, executing a user defined फंक्शन, ठीक है। कि अब जब ये लाइन चलेगी ना, ये फंक्शन, तो वहां पे क्या लिखा आ जाएगा, एग्जीक्यूटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जब यूजर डिफाइंड फंक्शन सारा चल जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका कंट्रोल वापस चला जाता है इस फंक्शन, जो फंक्शन कॉल हुआ था ना, उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी ना, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई है ना, मैसेज कर दें या बोल के बता दें। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के मैसेजेस का। ओके, बाकी बच्चे बिलाल असगर वगैरह आप भी बता दें। मतलब अब इसको ना मैं आपको चला के दिखाता हूँ, वो फिर आपको मज़ीद समझ आएगी। इसको मैं इरेज करने लगा हूँ, इरेज हो गया, और एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। एक मिनट, जोहेब आउट हो गया था, उसको दोबारा ऐड कर लेते। जी जोहेब, क्या हुआ था आपको? ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, देखिएगा। देखें, इधर से जब मेरा प्रोग्राम चला ना, तो मेन फंक्शन के अंदर आया। मेन फंक्शन के अंदर पहली लाइन क्या थी, एंटरिंग मेन फंक्शन। तो उसने क्या डिस्प्ले कर दिया, एंटरिंग मेन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे क्या किया, ये नेम फंक्शन को कॉल किया था। जब ये कॉल हुआ, तो उसमें आप देखें कि इधर से कंट्रोल कहाँ पे आ गया था, यूजर डिफाइंड फंक्शन पे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन पे आके उसने क्या किया, ये चीज एग्जीक्यूट की, एग्जीक्यूटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इधर एक चीज, कि जब ये लाइन लिखी ना, तो उसके बाद क्या आ रहा था, ये चीज आ रही थी, सॉरी, ये चीज आ रही थी, ठीक है। मतलब नई लाइन पे जाने के लिए, मतलब कर्सर इस जगह पे था ना, तो ऑलरेडी इस जगह पे आ चुका था, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने अगली ये वाली चलाई है ना लाइन, ये वाली वापस आया था ना कंट्रोल इस जगह पे, तो इधर मैंने स्टार्टिंग पे क्या लिख दी, \n। तो इस वजह से ना दो बार आया, एक ये और एक ये, तो इस वजह से इधर क्या आ गया, नई लाइन के ऊपर, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे इसको रिमूव करके ना आपको चला के दिखाता हूँ। एस्केप सीक्वेंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी वर्किंग आपको समझ आनी चाहिए इस तरह, ठीक है। समझ आ गई है ना ये बात, कि एक सिंपल सा बनाया, कोई मतलब इतनी कॉम्प्लिकेशंस हमने ऐड नहीं की। अब एक फंक्शन मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसको ना फिलहाल मैं इसको ऐसे करता हूँ कि, अच्छा, \n या यूजर डिफाइंड फंक्शन, कासिम अली? \n का पूछा आपने, या पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शन का पूछा है? सर यूजर डिफाइंड फंक्शन का। देखें, जब आपने एक टास्क बार बार रिपीट करना होता है ना, अब देखिए इधर मैं आपको ये चीज मिटाता नहीं हूँ, ये इधर ही मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम, ये, फिर मैंने क्या कर दिया, नेम, और ये लगा दिया।
फिर मैंने क्या कर दिया, नेम, और ये लगा दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के नीचे मैं फिर इसको क्या करने लगा हूँ, कॉल करने लगा हूँ। अब देखिए एक ही काम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और इधर मैं ये वाली स्टेटमेंट्स क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट के लिए तो आप कहेंगे ना, तो हम वैसे ही लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। अब देखें, अगर ये वाली कॉपी पेस्ट हर बार मुझे लिखनी पड़, 1 2 3 4 5, तो अगर ये इस हिसाब से मैं करता ना, तो 25 स्टेटमेंट्स मुझे ये लिखनी पड़नी थी, या जितनी बार भी मैंने इसको कॉल किया है, ठीक है। तो अब देखें, सिंपली नेम ब्रैकेट्स, तो वो इतना मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह, ठीक है। बात समझ आइए कि जब भी आपने कोई टास्क या किसी चीज को बार बार रिपीट करना होता है, ये गेम्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये पहला टॉपिक था ना, जो उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा तस्वर किया जाता है, कि आप एक तरह का कोड एक हिस्से में लिख दें, एक तरह का कोड एक हिस्से में। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप सब बच्चों को समझा रहा हूँ ये चीज, कि देखें ना, कि अब दो बच्चे हैं आपकी क्लास में, एक बच्चे ने ना फिजिक्स के लिए अलग रजिस्टर रखा हुआ है, केमिस्ट्री के लिए अलग रखा हुआ, कंप्यूटर के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग है, ठीक है, इंग्लिश के लिए अलग है। अब जो दूसरा बच्चा होगा ना, उसने एक ही रजिस्टर के ऊपर ना सारी वो फिजिक्स भी की है, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का लेक्चर स्टार्ट हुआ है, कंप्यूटर कर दिया है, मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ है, मैथ्स कर दिया है, अगले दिन मैथ्स का लेक्चर नहीं हुआ, तो वो बीच में मिक्स हो गया कंप्यूटर का भी। अब देखें, किस बच्चे को अब मिसाल के तौर पे टेस्ट होना है, टीचर ने कहा है कि फलां टॉपिक का टेस्ट है, फलां डेट को जो मैंने पढ़ाया था। अब वो किस बच्चे को ज्यादा आसानी रहेगी ढूंढने में, जिसने एक ही रजिस्टर के ऊपर काम किया हुआ है तमाम सब्जेक्ट्स का, या जिसने अलग अलग रजिस्टर्स के ऊपर काम किया है? शाबाश, ठीक है। तो जिसने ना अलग अलग रजिस्टर के ऊपर काम किया है ना, उसको ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि फिजिक्स वाले सर ने कहा है तो वो सिंपली फिजिक्स का रजिस्टर निकालेगा। अब वो बाकी जो दूसरा होगा, वो पेजेस को आगे पीछे करने लग पड़ेगा कि फिजिक्स का काम किस जगह मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह यूजर डिफाइंड फंक्शंस में, कि एक अगर अलग काम हो रहा है ना, तो एक अलग जगह पे आप उसका एक फंक्शन बना देते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट्स प्रिंट करने के लिए मैंने ये एक फंक्शन बना दिया था। चलिए एक और सिंपल ही रखते हैं, ताकि आपको वो चीज थोड़ी समझ आ जाए। इधर मैं एक मिनट देखें इसको, इधर मैंने इसको क्या, एक से ज्यादा यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। और इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे रहने देते हैं। और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन मैं क्या कहता हूँ, वाइड डिस्प्ले। और ये दूसरा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहा हूँ ना, ये उसका मैंने डिक्लेरेशन की है, और अभी उस फंक्शन को मैं क्या करने लगा हूँ, कॉल करने लगा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले करना है, कोई भी मैं चीज डिस्प्ले कर दूंगा, कोई भी पैटर्न, कोई भी शेप मैं बना दूंगा, ठीक है, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। तो इस फंक्शन की अब मैंने डेफिनेशन करनी है, तो जहां पे इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद आए इधर क्या लिखेंगे, वाइड डिस्प्ले जी कासिम अली क्या हुआ है, जी कासिम क्यों लाइन लगा रहे हैं? डिस्प्ले में क्या करने लगा हूँ, प्रिंट है, पहले वो, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा, बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। वो पहले डिस्प्ले करेगा 5 स्टार, नीचे वाली लाइन पे आएगा 4 स्टार प्रिंट करेगा, फिर नीचे वाली लाइन पे आएगा, फिर 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर नीचे वाली लाइन पे आएगा 2 स्टार प्रिंट करेगा। ये जो स्टैटिक वाला आपको करवाया वो था ना नेस्टेड फॉर लूप से, ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरीके से नहीं करना, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और फिर एक पे कर देगा, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं हुए तो वो कर देता हूँ, और ये हो गई ब्रैकेट क्लोज, और इधर भी एक लगाना पड़ेगा बैक स्लैश एन।
अब सब सोए हुए हैं ना? नहीं सर। नहीं सर, तो मुझे बताया ना बैक स्लैश एन के लिए ये वाली स्लैश होती है, किसी ने नहीं बताया। मैं चेक कर रहा था भी आप लोगों को, सब बैठ के देख रहे हैं या गेमें खेल रहे हैं पीछे। अब वो सारा करना पड़ेगा इसके लिए। 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर बैक स्लैश एन, फिर 2 स्टार हो गए, फिर बैक स्लैश एन, 1 स्टार हो गया। और इधर मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, ब्रैकेट क्लोज की, और आखिर पे क्या आ गया, टर्मिनेटिंग साइन आ गया। ठीक है, जाग के रहें। अब देखें इसकी आउटपुट पता नहीं क्या आती है, देख सही आती भी है कि नहीं। ये देखें, इधर से इसकी इधर से स्टार्ट हो रहा है ये दोबारा से। ठीक है, देखिए वो क्या कह रहा है कि एंटरिंग मेन फंक्शन, ये पहली चीज ये चलेगी। उसके बाद नेम फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या लिखा हुआ था, एग्जीक्यूटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो चीज उसने चला दी। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, बैक फ्रॉम यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये चीज अब इधर से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इस जगह पे आएगा ना, ये वाला बैक फ्रॉम यूजर डिफाइंड फंक्शन। और इसके नीचे क्या फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले पे जब जाएगा तो वहां से कंट्रोल वापस इस जगह पे आ जाएगा। और इधर क्या चीज लिखी हुई है, ये पैटर्न मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ, तो वो आपको इधर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, समझ आइए यस सर। बाकी बच्चों को? कि एक से ज्यादा भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस आप बना सकते हैं। बिलाल असगर, बिलाल असगर आपकी आवाज नहीं आई। ठीक है, अब मैसेज आ गया आपका। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। तो एक और फंक्शन मैं बनाता हूँ, इंट सम। फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया, सम। और टर्मिनेटिंग साइन क्योंकि फंक्शन हेडर है। और इधर मैं इस फंक्शन को सिंपली क्या कर रहा हूँ, बल्कि इस फंक्शन के अंदर हमने क्या पास करने हैं, 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को पास करना है। तो इधर हम क्या करेंगे, इंट कॉमा इंट, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है कि फंक्शन हेडर में हमने बताना होता है कि कितने पैरामीटर्स होंगे। तो 2 पैरामीटर्स, अब 2 है ना, ब्रैकेट्स के अंदर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सम फंक्शन 2 इंटीजर वैल्यूज के ऊपर काम करेगा। ठीक है, इधर आके मैं प्रिंट एफ लगाता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा, और इधर मैं कह देता हूँ कि एंटर एनी 2 नंबर्स। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेटिंग साइन। एनी का स्पेलिंग गलत है, खैर कोई मसला नहीं है। स्कैन एफ फंक्शन लगाया, वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं किया, आप लोग बता नहीं रहे चीजें। ए कॉमा बी, 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, और इधर मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। कॉमेंट स्पेसिफायर होते हैं ना इंटीजर के लिए। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर लगाया, पहला वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल एड्रेस ऑपरेटर के साथ बी। मीटिंग खत्म होने वाली है, 10 मिनट रहते हैं। ठीक है, अच्छा देखें इधर आगे, इधर तक चीज समझ आ गई है ना। अब इधर मैं सम फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, और इसको 2 वैल्यूज पास करूंगा, पहली वैल्यू क्या है ए और दूसरी क्या है बी। वेरिएबल है असल में, क्योंकि यूजर जो 2 नंबर एंटर करेगा वो कौन से वेरिएबल में जाएंगे, ए, पहली ए में जाएगा, दूसरा बी में जाएगा ना। तो इस वजह से मैंने जब इसको कॉल किया तो ए कॉमा बी। ठीक है, अब इसको जब कॉल करते हैं, सॉरी डेफिनेशन करते हैं, तो वो देखें, इंट रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम क्या है, सम। ठीक है, ब्रैकेट्स, इंट ए कह दूं या एक्स कह दूं, वो आपकी मर्जी है, आई कह दे वो आपकी मर्जी है। ठीक है,
मतलब कहने का ये है कि इस जगह पे ना इंट के आगे कोई ना कोई वेरिएबल आपने लिखना है, वो आप ए के, बी के, ई के, वाई के, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको क्या कह रहा हूँ, एक्स, और दूसरा पैरामीटर इंट है ना, और इधर इसके आगे भी वेरिएबल लिखना, और उसका मैं क्या कह रहा हूँ, वाई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये होगा क्या। अब जो कैलकुलेशन होगी ना हमारी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि ये जो ए की वैल्यू यूजर ने एंटर की होगी ना, वो इस जगह पे आ जाएगी एक्स के अंदर, ठीक है। वो कहां पे आ जाएगी, एक्स के अंदर, ठीक है। और अब नीचे में आके क्या करने लगा हूं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूं, इंट सम। अब ये वेरिएबल है, फंक्शन का नाम अलग था, वो ये फंक्शन है, और ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, ऐसे हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। और इसके आगे मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों किया, ए प्लस बी क्यों नहीं किया, क्योंकि ए प्लस बी की तो वैल्यू मैंने इसको इधर भेजी है ना, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि आपके घर कोई मिलाद है या कोई इवेंट है, तो आप किसी के घर जाते हैं चावल बांटने या हलवा देने, तो आप क्या करते हैं, उसको अपनी प्लेट लेके जाते हैं ना, उसको कहते हैं कि हाँ दरवाजे पे अपनी प्लेट ले आओ, ठीक है। तो अब जब वो बंदा अपनी प्लेट लेके आता है ना दरवाजे पे, अब अपनी प्लेट वाली चीज उसकी प्लेट में डाल देते हैं, ठीक है। ये वो काम हो रहा है कि ए के अंदर जो वैल्यू थी ना, वो एक्स के अंदर डाल देगा, बी के अंदर जो वैल्यू थी वो कहां पे डाल देगा, वाई के अंदर, ठीक है। अब मैंने नीचे क्या करना है, प्रिंट एफ, इधर मैं क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्मेट स्पेसिफाई डी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूं, और वेरिएबल का नाम क्या है, सम। और ये अब देखें, पता नहीं ये चलेगा सही कि नहीं चलेगा। टर्मिनेटिंग साइन का इशू दे रहा है, ये देखें इस जगह पे टर्मिनेटिंग साइन नहीं लगा हुआ ना। आप सोए हुए हैं, आप मान लें, आप सब किसी ने नहीं बताया कि टर्मिनेटिंग साइन सर आपने मिस कर दी है, ये इसने इधर बता दिया, एक्सपेक्टेड टर्मिनेटिंग बिफोर रिटर्न, के रिटर्न के ऊपर आना चाहिए ये वाला, तो वो आपने नहीं लिखा, तो वो मुझे बता रहा है, ठीक है। एंटर एनी टू नंबर्स, तो वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा पता नहीं, अब देखें, क्योंकि अब ये ऑनलाइन कंपाइलर है ना, असल में इसमें वैल्यूज का थोड़ा इशू होगा लेने में। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक मिनट रुके, और ये कंपाइलर है, इसमें हम चला के देख लेते हैं इधर, और इसको बंद करता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखें क्या कहता है। एंटर एनी टू नंबर्स, ये 5 मैंने कह दिया एक, और 6 दूसरा कह दिया। अब देखें वो उसके उनके कंपाइलर में थोड़ा इशू था, इस वजह से वो वहां पे नहीं चला, तो वही प्रोग्राम मैंने आपको इधर करके दिखाया, तो देखें मैं बल्कि जूम कर देता हूँ, आप में से अक्सर बच्चे कहेंगे कि समझ नहीं आ रही, ठीक है। देखें इसको, जब ये चीज चली ना, थोड़ा सा और जूम करने दें, देखें इंट सम था, दो इसके पैरामीटर्स मैंने बताए थे, ठीक है, इंट मेन। और जब ये, अब देखें इसके बाद इंट ए कॉमा बी जब मैं करूंगा, आप चले जाएं ऑफिस, ठीक है। इसके बाद देखें प्रिंट एफ जब मैंने किया, एंटर एनी टू नंबर्स, तो स्कैन एफ में दो वैल्यूज लेनी, तो इसके नीचे मैंने क्या किया, सम ए कॉमा बी, तो मतलब सम फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसको वैल्यूज क्या पास की हैं, ये वाली, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है वो देखें कि इंट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इधर से कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हो रहा है, इंट सम इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ए की वैल्यू इसमें फेंक देगा एक्स में, बी की वैल्यू वाई में फेंक देगा, ठीक है। तो अब जब ये कैलकुलेशन होगी, तो इसमें क्या करेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू मैंने क्या एंटर की थी, 5,
और y की सॉरी a की वैल्यू क्या एंटर की थी 5 और b की वैल्यू क्या एंटर की थी 6। तो इस जगह पे 5 प्लस 6 प्लस होंगे और आंसर मैंने डिस्प्ले कर दी तो क्या आ गया आंसर 11। ये किस किस को समझ आ गया किस किस को नहीं आया जल्दी से मैसेज में या ऑडियो में बता दे मुझे। सर थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। ओके देख लेते हैं बाकी। बिलाल असगर आप बता दें। बिलाल असगर ठीक है बाकी बच्चे बता दें। हाफिज आप बता दें और सईद आप बता दें। सर हमने सम के अंदर दो दफा इंट क्यों लिखा। सम के अंदर इस वजह से दो बार इंट लिखा है क्योंकि दो वैल्यूज दे रहा हूँ ना मैं। एक ये और एक ये अगर मैंने इधर कॉमा सी करना होता ना 3 वैल्यूज देनी होती तो इधर मुझे एक और बार इंट लिखना पड़ना था ठीक है इस तरह। और किसी का कोई क्वेश्चन। ये ऑनलाइन कंपाइलर्स भी पड़े हुए हैं आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको जाके समझ आएगी। जो बुक के ऊपर या अजीम पंजाब वाले जो हैं अजीम गाइड के ऊपर से वो प्रोग्राम्स बना लें तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर इंतज़ार करिए तो इसको समझ लीजिएगा कि कोई इशू हो तो मैसेज या कल के लेक्चर में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।